नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो गुस्से की वजह से या बहुत से कारणों से समाज में हमेशा अपराध तो होते ही रहते हैं, परंतु कुछ सालों से युवाओं में आक्रोश, नशे की लत, कुंठा, अपराधों की तरफ रुझान, अवसाद या कहीं डिप्रेशन की समस्या में बहुत बढ़ोतरी देखने में आ रही है। युवाओं से मेरा मतलब लड़के और लड़कियां दोनों से है। कभी खबर आती है कि 10 साल के बच्चे ने वीडियो गेम में आर्थिक नुकसान के चलते अपनी माँ को ही मार दिया, तो प्रेमिका ने अपने प्रेमी से ही अपने माँ बाप को मौत के घाट उतरवा दिया। एक बेरोजगार युवक ने तो गुस्से में 600 रुपये चालान काटने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की ही हत्या कर दी। इंदौर में 12वीं में पढ़ने वाली 4 लड़कियों ने नशे में धुत कार चलाते हुए रात को 12 बजे एक आदमी की जान ले ली। इन घटनाओं के घटित होने के पीछे कई वजह हो सकती हैं, होंगी भी, परंतु कारणों को जानना जरूरी है ताकि हम और हमारा समाज वजह को समझकर युवाओं में बढ़ रही इस प्रवृत्ति को नियंत्रित कर सके। हमने भोपाल शहर के प्रतिष्ठित मनोरोग चिकित्सक डॉक्टर एस.के. टंडन से संक्षेप में इस बारे में बात की। साथ ही शहर के युवा एवं उभरते हुए साइकियाट्रिक डॉक्टर कुणाल सुरजन से बातचीत कर कारण और समाधान जानने की कोशिश की। आशा है आपको विशेषज्ञों से की गई बातचीत से यूथ के मनोविज्ञान को समझने में हेल्प मिलेगी। आइए आपको वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर एस.के. टंडन से मिलवाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से। आज हम डॉक्टर एस.के. टंडन हमारे भोपाल शहर के प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं। आज हम उनसे बात करेंगे युवाओं में बढ़ते हुए एग्रेशन और अपराध प्रवृत्ति के बारे में। आइए हम डॉक्टर एस.के. टंडन से बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। देखिए, युवाओं में जो एग्रेशन और जो इनके अंदर प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं आपराधिक स्थितियों के प्रति, उसके वैसे तो बहुत सारे कारण हैं। मुख्यतः अगर इसको देखा जाए तो एक तो अपने यहाँ सामाजिक बदलाव भी है। जो यूथ हैं या यंग जनरेशन है, ये सब चीज़ें सामाजिक स्थितियों से ही सब सीखती है, और ख़ास तौर से आसपास के रहन सहन से, घर की स्थितियों से, जो ओवरऑल जो शहर का सिचुएशन है या देश का सिचुएशन है, उससे सीखती है। दूसरा जो है सोशल मीडिया के ज़रिए भी काफ़ी कुछ सीखती है। इवन बहुत सारे ऐसे गेम्स वगैरह भी देखे गए हैं जिसके ज़रिए भी लोगों के अंदर इस तरह की स्थितियाँ बढ़ी हुई हैं। ये तो ऐसे कारण हुए जो कि समाज और सोशल मीडिया से संबंधित हुए, और ये आल्सो डिपेंड करता है कि बच्चे की या यूथ की मनोस्थिति क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसको कोई बीमारी तो नहीं है, उसका जल्दी टॉलरेंस जो है अच्छा है कि नहीं है, सहनशीलता ठीक है कि नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करती है। बहुत सारे बच्चों में ये देखा है कि छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी जो है आपा खो देते हैं और गलतियां कर देते हैं, मारपीट हो जाती है या इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि मानसिक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से भी ऐसा कर देते हैं। तो ये मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से अपराध की स्थितियां अपने यहाँ बढ़ रही हैं। अब जहाँ तक इसके रोकथाम का सवाल है तो इसको कई लेवल पे देखना ज़रूरी है। क्या अपने समाज की स्थितियाँ जो इस तरह की चीज़ें बढ़ रही है, ख़ास तौर से अल्कोहल कंजप्शन, ड्रग का यूज़ या और चीज़ें हैं, इसमें कुछ कमियां बदलाव किया जा सके। दूसरा, क्या जो है जो सोशल मीडिया में इस तरह की चीज़ें अधिकतर आती रहती हैं, क्या उसमें बदलाव किया जाए। तीसरा चीज़ है, ऐसे बच्चे जो आइडेंटिफाई होते हैं उनकी जो है काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काउंसलिंग हर लेवल पे हो सकती है, घर पे भी हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, घर के और सदस्य, दोस्तों के ज़रिए भी हो सकती है, या स्कूल में टीचर्स के थ्रू हो सकती है, या अगर ऐसी इवन मित्र लोग भी कर सकते हैं। और अगर काउंसलिंग की एक्सपर्ट की ज़रूरत है तो अपने यहाँ बहुत सारे काउंसलर्स भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाट्रिस्ट एक्सपर्ट्स भी हैं, जिनकी राय के ज़रिए इन चीज़ों को कम किया जा सकता है
और छोटे नहीं बड़े स्तर पे कम किया जा सकता है। तो यही मेरा सबसे अनुरोध है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें और इसको किस लेवल पे कैसे टैकल करना है उसको जो है बातचीत करके, और ज़रूरत हो तो एक्सपर्ट के पास लाएं, और नहीं तो पहले घर पे ही या समाज में जो और लोग हैं उनके थ्रू काउंसलिंग के ज़रिए इसको कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपकी इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आशा है इससे पेरेंट्स और समाज कुछ समझेगा, सीखेगा और ऐसा बिहेव करेगा कि यूथ अपराध की तरफ ना बढ़े। आप कुछ और कहना चाहते हैं अगर पेरेंट्स से, समाज से, कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए तो प्लीज़ बताइए। इसमें एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि इससे पहले कि किसी भी यूथ या पर्सन में इसकी गतिविधियाँ बढ़े तो पहले से अगर आइडेंटिफाई कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, हरकतें या बातें बच्चों में देखी जाएं तो उसको जागरूकता के ज़रिए, ठीक बात है, पहले अपनी स्तर पे कोशिश करें, अगर नहीं हो पाता है तो फिर इसमें एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार। अब आपको भोपाल में संचालित समर्थ न्यूरो साइकियाट्री क्लिनिक के संचालक युवा डॉक्टर कुणाल सुरजन के पास लेकर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको जरूर फायदा होगा। नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कुमार समर सहारा से। आज मैं आपको लेके आया हूँ डॉक्टर कुणाल सर्जन के पास। ये शहर के प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हैं। आज हम इनसे बात करेंगे यूथ जनरेशन में बढ़ते हुए अपराध प्रवृत्ति की, फ्रस्ट्रेशन की। तो आइए डॉक्टर कुणाल से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, अभी मैंने खबर पढ़ी थी कि यूथ ने, सब इंस्पेक्टर ने उसके ऊपर 600 रुपये का चालान किया तो उसने सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, समाज का रीज़न है, वो अपराध की तरफ क्यों बढ़ रहा है, क्या फ्रस्ट्रेशन है, इसका समाज को और उनके परिवार वालों के साथ उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण दिया है कि एक यंग बंदे ने एक सब इंस्पेक्टर के ऊपर हमला कर दिया, ये बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों में से एक है। आए दिन बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे हमें क्राइम होता हुआ नज़र आ रहा है, और अल्टीमेटली चाहे जितने भी वायलेंट बिहेवियर्स पॉपुलेशन में आजकल कॉमनली देखने मिल रहे हों, या फिर क्राइम कह सकते हैं अपन, हो रहा है, अल्टीमेटली इसके पीछे का जो रूट है दैट इज़ एग्रेशन। हर एक जो वायलेंट बिहेवियर है वो एक एग्रेशन का ही हिस्सा है। और एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ब्रेन में कुछ एरियाज़ होते हैं, ठीक है, जैसे एवोल्यूशन होता हुआ चला है। एग्रेशन एक सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव रिस्पॉन्स में से एक है, सबसे पुराना रिस्पॉन्स है, जो कि आप जानवरों में देख लेंगे, आप पानी में रहने वाले जानवरों में देख लेंगे, वैसे ही ह्यूमंस में भी आया है। और ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि कुछ भी ऐसा घटित होता है जिससे हमें डर लगता है कि हमारी जान को खतरा है, तो हमारे ब्रेन का वो सेंटर सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है और उसी से हम अपना बचाव करते हैं, या तो उस सिचुएशन से भागते हैं या फिर उससे फाइट करते हैं। ब्रेन के कुछ दूसरे हिस्से भी होते हैं जो कि उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये कंट्रोल जो होता है, ये एक ऐसा बिहेवियर होता है जो कि हम वक्त के साथ धीरे धीरे समाज को देखते हुए सीखते हैं। यदि ब्रेन का वो हिस्सा जो कि उसे कंट्रोल करने में, जो कि एग्रेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यदि वो हिस्से में प्रॉब्लम आती है, चाहे वो किसी फिजिकल इलनेस के कारण हो रहा हो, या कोई ट्रॉमा है उसके कारण हो रहा हो, या फिर ऑलरेडी हमारे ब्रेन में पहले से ऐसे कुछ डिफाइंड टेम्पलेट्स बन जाते हैं, इम्प्रिंट्स बन जाते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाए, वो रिस्पॉन्स नॉर्मल हो जाए, या फिर कोई ऐसा सीख जाता है कि एग्रेशन के माध्यम से चीज़ों को पाना आसान होता है और उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, या फिर उसे करते करते एग्रेसिव बिहेवियर शो करते करते अपने ही एग्रेशन से या लोगों के एग्रेशन से डर लगना बंद हो जाता है।
तो उसके अंदर ये एग्रेसिव प्रवृत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। रही बात एक इस उदाहरण की कि एक यंग बच्चे ने एक पुलिस वाले को स्टैबिंग करी और उसको हानि पहुंचाई चाकू मार करके। कोई भी जो बिहेवियर होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंटेंशन, दूसरा होता है बिहेवियर और तीसरा होता है कॉन्सिक्वेंसेस। हमने यहाँ पे बात करी है सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर की, कि कुछ ऐसा हुआ, चालान कटा तो बच्चे ने स्टैबिंग करी और हानि पहुंच गई। हमने सिर्फ उतना ही रिपोर्ट किया है, हमने उसके पीछे का इंटेंशन नहीं समझा है। जो इंटेंशन है वो भी बहुत सारी चीज़ों से डिफाइन होता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस कैसे रहे होंगे। आज की दुनिया में यदि आप देखें तो कोई भी जो इवेंट हम देखते हैं जो कि 5 मिनट का या 2 मिनट का होता है, उसके पीछे उसके बहुत सारी हिस्ट्री होती है। ग्रोथ में जो बच्चे ने वाइल ग्रोइंग उसने जो चीज़ें सीखी हैं उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि वो कैसा बन रहा है। मैं आपको एक चीज़ और हाईलाइट करता हूँ जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यदि हम इस एग्रेसिव सिस्टम को, इस एग्रेसिव वर्ल्ड को चाहते हैं कि ये थोड़ा सा शांत हो जाए, थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट बने। मैंने आपको बताया था ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो कि बहुत प्रिमिटिव है और एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ब्रेन में जो वायरिंग होती है, जो ब्रेन ऑर्गन है, उसमें हम न्यूरल सर्किट्स टर्म यूज़ करते हैं। तो ये जो एग्रेशन के न्यूरल सर्किट्स होते हैं, बीइंग प्रिमिटिव, जो कि वो बहुत पुराने हैं, ये वो सर्किट्स होते हैं जो सबसे ईजीली चार्ज अप हो जाते हैं। चार्ज अप का मतलब है कि फायर करने लगते हैं, न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इनकी कूलिंग जो प्रोसेस होती है, इनके एक्टिवेशन का जो प्रोसेस होता है कि ये डीएक्टिवेशन क्या इनके शांत होने का, वो बहुत स्लो होता है। अब यदि आप पूरे टाइम ऐसी इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं जो कि फियरफुल है, मे इट बी बाय एनी मीन्स, कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया, स्पेशली आजकल के टाइम में जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, ये हमेशा कोई भी छोटी से छोटी बात को बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनलाइज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल कोविड, 98% लोग जो कोविड से ग्रसित होते हैं वो बच जाते हैं, लेकिन हमारा मीडिया हमेशा उन 2% को सेंसेशनलाइज करता है जिनके मॉर्टेलिटी होती है, डेथ हो जाती है, और वो भी ये वो लोग हैं जिनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर होता है। पर इतना ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया है जैसे हर बंदा आज की तारीख में कोविड से इतना डरा हुआ है कि उसे कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं हो, उसकी एज बहुत ही यंग हो, तो भी उसको ये फियर हो रहा है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। अब ये जो फियर है, अगेन ब्रेन का एरिया तो सेम ही है, ये जो फियर है ये हमेशा उन न्यूरॉन्स को चार्ज अप रखने का काम करेंगे, एक्टिवेट रखने का काम करेंगे। अब आपका फियर रिस्पॉन्स, आपका वो एरिया जो कि एग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमेशा थोड़ा बहुत चार्ज अप रहेगा। तो उसको एकदम हाई इंटेंसिटी से फायर करने में बहुत छोटा सा स्टिमुलस और चाहिए। यही वो कारण है। इसी का एग्जांपल आप ले लीजिए कि घर से फ्रस्ट्रेटेड इंसान जब बाहर निकलता है, सड़क पे अपने काम पे जाने के लिए 5 मिनट भी लेट हो जाए, यदि सड़क पे जैम लगा हुआ है या किसी से हो जाता है, तो वो रोड रेज में इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर से ही उसके ब्रेन के वो एरिया बड़े ही चार्ज अप निकले। ऑफिस जाता है, ऑफिस के वर्क प्रेशर से फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है, वहाँ पे किसी से थोड़ी बहुत भी झड़प हो जाए तो उस बात से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कभी उसके ब्रेन को कूल होने का मौका ही नहीं मिलता है। व्हाट्सएप ग्रुप खोलेगा तो उस पर हमेशा किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिव न्यूज़ बड़ी सेंसेशनल हो चुकी होगी। न्यूज़ चैनल्स देखेगा, न्यूज़पेपर्स देखेगा, तो उसमें हमेशा उसको वही न्यूज़ मिलेगी कि कुछ ना कुछ क्राइम हुआ है। इसमें उसको कभी मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, अपने एग्रेशन को एक रिलैक्स्ड मोड में लेकर के जा पाए। और यदि इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी तो लोगों के अंदर सिर्फ डर, इनसिक्योरिटी और एग्रेशन रहेगा। बिल्कुल, ये हमेशा रहेगा। तो डॉक्टर साहब, आपके अनुसार सोशल मीडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक बात बताइए कि 4 लड़कियां
शराब पीती हैं 12th क्लास की, तेज़ गाड़ी चलाती हैं रात को 12 बजे और एक्सीडेंट करके एक यूथ को मार डालती हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसमें क्या कोई समाज परिवार का कोई हिस्सेदारी नहीं है कि उनको ठीक से व्यवहार करना चाहिए? अगर हम सिर्फ एक स्पेसिफिक इस उदाहरण को लें तो बिल्कुल इसमें समाज भी जवाबदार है, वो इंसान जिसने ये काम किया वो भी जवाबदार है, और देखा जाए तो ये एक पूरा हमारे सिस्टम है ये एक, ठीक है। मैं अगर आपको बोलूं कि इसमें मैं एग्रेशन को अगर बोलूं तो मैं इसमें एग्रेशन तो बोलूँगा कि कोई इतना खास रोल प्ले हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि जिस इंसान ने सामने वाले को टक्कर मारी है और उसकी डेथ हो गई है, वो इंसान ऑलरेडी ही इंटॉक्सिकेटेड था, उसके ब्रेन पे उसका तो कंट्रोल ही नहीं था। शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि 12th पास लड़कियाँ जिनकी उम्र नहीं है वो कहाँ से नशे में आ रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण तो ये है कि वो नशे पे डिपेंड करता है। देखिए, हम कितना ही कह लें कि हमारा समाज ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, अगर आप हर 100-200 मीटर की दूरी पे एक ठेका खुलने देंगे और उसे चलने देंगे, और आप अल्कोहल जैसा नशा, ठीक है, जो कि हमारी पूरी बॉडी को ख़राब करता है, हमारे ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहा है एक्सीडेंट्स और डिफरेंट अदर मोड्स के थ्रू, उसको अगर आप लिसिट ड्रग बना करके रखेंगे जस्ट फॉर द सेक कि वो आपको अच्छा खासा जीडीपी में हेल्प कर रहा है, जी, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं पिएंगे? अगर खुलेआम शराब बिकेगी तो इंसान की जो मानसिकता है उसको लेकर के कि वो एक गलत चीज़ है, ये कैसे सुधरेगी? बिल्कुल सही। अगर आपको ये प्रिवेंट करना है तो आपको नशे पे काम करना पड़ेगा, और उसका रूट जो है वो नशे को जड़ से उखाड़ना है। उसका रूट इंसान को आप कब तक सुधारेंगे? वो तो समाज से ही सीखेगा ना। जी। आप एक तरफ बोलेंगे कि शराब खराब है, दूसरी तरफ आप बेचेंगे, इसका तुक तो आज तक मैं नहीं समझ पाया हूँ, बच्चे क्या समझेंगे? यही कारण है कि ये सब समाज में हो रहा है। ये बहुत सारे कारणों में से एक कारण है, सिर्फ किसी एक चीज़ को मैं ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, ये बहुत सारे कारणों में से। अब ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर शराब बाहर मार्केट में इतने ओपनली मिल रही है तो हर बंदा तो नहीं पी रहा है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान की खुद की एक मॉरलिटी भी आती है। मेरा जो कहना है वो नशे के अगेंस्ट नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप नशा मत करो, मैं कह रहा हूँ कि आप रिस्पॉन्सिबल होकर के करो। यदि आप अपने शरीर की कमान किसी दवाई को या किसी नशे को दे रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबली प्ले करते हुए दें। आपको नशा करना है, आप घर पे बैठ के करिए, आप रिस्की बिहेवियर्स में मत इन्वॉल्व होइए, ठीक है। हैवी मशीनरीज ऑपरेट करना, ड्राइविंग करना नशे की हालत में, ये अपने आप में रिस्क होता है, खुद के लिए भी होता है, दूसरों के लिए भी होता है। वो ड्रिंक करके जो गाड़ी चला रही थी, उन्होंने किसी एक को टक्कर मारी और उसकी डेथ हो गई। ये सिर्फ एक इवेंट है, हो सकता था कि उनकी खुद की डेथ हो जाती, रैश ड्राइविंग के कारण किसी डिवाइडर में गाड़ी घुस जाती, तो खतरा दोनों की ही जान को था, उनकी खुद की भी और दूसरे की भी। मेरा कहना है इसमें उनके पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए कि वो ऐसा व्यवहार ना करें? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, अगेन मैं इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ कि हर बंदा जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, नशे कर रहा है, उसके पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। कुछ केसेस में यस, कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स भी अल्कोहल लेते हैं, बच्चों के लिए वो एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर होता है, तो बच्चे उस तरीके से बिहेव भी करते हैं। कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती है जहाँ पे पेरेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बच्चा कम उम्र में ऐसी लत में लग जाता है और इस तरीके के बिहेवियर शो करने लग जाता है। पेरेंट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें अपने बच्चों पर थोड़ी सी निगरानी रखनी पड़ेगी। निगरानी का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ कट्टर होना है। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि पेरेंट्स यदि बच्चों के मित्र बन जाएं और बच्चे इस तरीके से पेरेंट्स को लें कि उन्हें कुछ भी चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। गलत से गलत चीज़, अच्छी से अच्छी चीज़ यदि वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हैं और पेरेंट्स उनको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सही तरीके से समझाते हैं, तो बच्चे को ज़रूरत ही नहीं है ऐसे लोगों के पास जाने की जो उनको गलत तरीके से बिगाड़ रहे हैं।
पेरेंट्स अगर बच्चे अल्कोहल ले रहे हैं, उन्हें मारेंगे पीटेंगे तो शायद उनका बिहेवियर बढ़ेगा, पर यदि उनका मित्र बन करके उनको एक सेफ ड्रिंकिंग बिहेवियर्स की ओर लेकर के जाएंगे तो शायद कल को वो छोड़ भी दें, एटलीस्ट इतना हार्म नहीं होगा सोसाइटी को और उनको खुद को। जी। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स की बात सुन नहीं रहे बच्चे, इसका क्या रीज़न है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? देखिए, अभी जो सोसाइटी है ये बहुत ही अर्बन होती जा रही है, ठीक है। पेरेंट्स की बच्चे बात नहीं सुनते हैं, ये उतना ही सच है जितना कि ये कि पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। ऐसा कौन सा बच्चा होगा जिसके पेरेंट्स उसको समय देंगे और वो उनके साथ नहीं बैठेगा, बशर्ते कि ये जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप है ये बच्चे के बचपन से डेवलप हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा शुरुआत के जो मेजर ईयर्स होते हैं, जहाँ पे उसके ब्रेन का, जहाँ पे उसके कॉग्निशन का मैक्सिमम, सोच बुद्धि का मैक्सिमम ग्रोथ होती है, जो कि शुरुआत के 7-8 साल होते हैं, 10 साल होते हैं, इस टाइम पे मैक्सिमम आप घरों में देखोगे तो बच्चे पे ध्यान कौन रख रहा है? काम वाली भाई। पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ है? फैमिलीज इतनी न्यूक्लियर हो गई हैं कि दोनों ही पेरेंट्स अर्न करने चले जाते हैं, बच्चा अकेला रह जाता है, काम वाली बाई देख रही है, पड़ोसी देख रहे हैं, जो भी whoever इज रिस्पॉन्सिबल। और फिर जब बाद में वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर सीधे एक थोप दिया जाता है कि तुमको हमारे अकॉर्डिंग जीना है। वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? ये एक्सेप्टेंस तो हमें बचपन में डेवलप करानी है ना। बच्चा जब डेवलप हो रहा होता है वो अपने पेरेंट्स को एज अ सिक्योर बेस देखता है, और उस सिक्योर बेस को, जैसे गाय होती है ना, खूंट से बंद करके चारों दिशाओं में घूम लेती है, बच्चा अपने पेरेंट्स को एक सिक्योर बेस की तरह देखता है और उसी सिक्योरिटी की दम पे वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है और दुनिया में कुछ प्रॉब्लम बढ़े तो आकर के अपने पेरेंट्स के पास बैठता है। पर यदि उस टाइम पे पेरेंट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे, उसके पास एक सिक्योर सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा, तो किस तरीके से बाद में आपको फॉलो करेगा? उसका दुनिया को एक्सप्लोर करने का तरीका गलत होगा, क्योंकि उसे बाकी दुनिया न जाने किस अलग अलग तरीके से समझा रही होगी। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम है ये बचपन से डेवलप होना चाहिए। तो बच्चे बाद में क्यों नहीं सुनेंगे? क्या रीज़न है कि वो ना सुने? बिल्कुल ठीक है। तो कुछ ऐसी भी न्यूज़ सुनने में आ रही हैं कि प्रेमी प्रेमिका हैं और प्रेमिका के पिताजी ने मना कर दिया शादी को, तो उसने प्रेमी से ही हत्या करवा दी अपने पिताजी की। इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इसके पीछे रीज़न तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे को ये जानना है कि वाकई जिस चीज़ का आपने एग्जाम्पल दिया है वो प्रेम था या सिर्फ एक टेम्परेरी अट्रैक्टिव फीलिंग थी जिसमें बहुत सारा एक दूसरे को लेकर के पोजेसिवनेस थी और इनसिक्योरिटी थी। क्योंकि प्यार जो है वो अगर असल मायने में देखें तो लोगों को आज़ाद करता है, बांधता नहीं है। तो मेरा तो यही कहना है, शायद वो एक बचपना रहा होगा, वो प्यार तो नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि ये जो इवेंट हुआ है जिसमें उन्होंने हत्या करवा दी है, ये जो एग्रेशन है, देखिए अगेन मैं कहूँगा एग्रेशन एक प्रिमिटिव रिस्पॉन्स जरूर है, पर वो एक टूल है जिससे इंसान अपने आप को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ फील करवा सकता है। हमने एग्रेशन को एज अ प्रोटेक्टिव टूल छोड़ करके एज अ वेपन बना लिया है टू हर्ट समबडी, और बहुत इजी सॉल्यूशन नज़र आता है कि एग्रेशन का यूज़ करो, वायलेंस का यूज़ करो, चीज़ें सॉल्व। हमने इजी सॉल्यूशन बना लिया उसको, टेम्परेरी सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप देखें तो वायलेंस को अगर स्किलफुली यूज़ किया जाए, जैसे आर्मी पर्सनल्स यूज़ करते हैं, तो एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। लेकिन हम यदि उसको अपना मोटिव सॉल्व करने के लिए, अल्टीरियर मोटिव्स के लिए यूज़ करें, तो फिर एक वो बहुत इजी वेपन है। और लोग आजकल इजी रास्ते अपनाने से चूकते नहीं हैं।
उन्हें सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए है, अपने ग्रेटिफिकेशंस को डिले नहीं करना है, और इतने ज़्यादा इनसिक्योर है। ऑलरेडी ब्रेन हमारा दुनिया भर की नेगेटिव न्यूज़ से चार्ज अप है, तो ये बिहेवियर्स बहुत कॉमन है। अच्छा, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, वायलेंस, एग्रेशन ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है, ये सदियों से चला आ रहा है, हजारों सालों से चले आ रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है। आज भी बहुत सारे ऐसे अच्छे इवेंट होते हैं जो कि बहुत लोगों को स्किलफुल बनाते हैं, लोगों को रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं। डे टू डे लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेंगे, आपके पड़ोसी के अंदर बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स दिख जाएंगे जो आपको लगेगा नहीं मुझे ऑप्ट करना चाहिए अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए। लेकिन अगेन हम सेंसेशनलाइज उस न्यूज़ को करते हैं जिससे हमको टीआरपी मिलती है, जिससे हमको ज़्यादा व्यूअर्स मिलते हैं। वो एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मैंने कोविड में बोला कि आपने 2% डेथ को इतना सेंसेशनलाइज किया कि लोग 90% अपने ठीक होने को, अपने बचाव को, अपनी सेफ्टी को भूल गए, और हर बंदा सिर्फ इस बात से डर रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। और ऐसे ही माहौल में हो रहा है। जब हम हमेशा नेगेटिव न्यूज़ से दिमाग भरा रहेगा तो हमें समाज में पॉजिटिविटी दिखेगी कैसे, हम देख भी कैसे पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो सभी के अपने सेल्फ इंटरेस्ट हैं और जनता को भय दिखा के वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, सीधी बात ये है, ऐसा लगता है मेरे को। वो तो यही रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया बहुत एग्रेशन हो रहा है मार्केट में, तो इसका सोल्यूशन क्या है? अभी तक हमने जितनी भी बात करी, हमने कुछ कॉज आइडेंटिफाई करे कि क्यों ऐसा एग्रेसिव बिहेवियर कॉमनली देखने मिल रहा है, लोग क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि इस बिहेवियर को ओवरकम किया जा सके। देखिए, जो भी हम बिहेवियर शो कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए इसको अगर हमें ओवरकम करना है तो हर लेवल पे हमें काम करना होगा। हमें इंडिविजुअल स्पेसिफिक के लेवल पे काम करना है, हमें समाज के लेवल पे काम करना है, हमें पॉलिसी मेकिंग के लेवल पे काम करना है, हमें गवर्नमेंट के लेवल पे काम करना है। क्योंकि इंडिविजुअली हम सिर्फ खुद की मदद कर पाएंगे, पर अगर सामाजिक लेवल पे या फिर गवर्नमेंट के लेवल पे हम काम करें तो मास लेवल पे हम काम कर पाएंगे। और इसलिए हर एक लेवल पे लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना रहेगा। इंडिविजुअल लेवल पे यदि मैं बात करूं तो क्या किया जा सकता है कि सबसे पहले तो इन न्यूज़ेस, ये जो न्यूज़ आती है इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन चेक करना कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको लेना है, कौन सी नहीं लेना है। तो सबसे पहले तो इन नेगेटिव इंफॉर्मेशंस को चेक करिए, मतलब अवॉइड करिए, आने ही मत दीजिए। नेगेटिव मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए होंगी तो सही, ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो क्राइम नहीं होंगे, क्राइम होंगे। बट मैं बात कर रहा हूँ कि खुद को कैसे शांत रखा जाए। तो आप उन चीज़ों पे, उनके बारे में जानकारी रखिए, अवेयर रहिए कि आपके साथ नुकसान हो सकता है, सतर्क रहिए। पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मत रखिए कि आप सतर्क रहने की बजाय परेशान और घबराए हुए रहें। साथ ही साथ घर के लेवल पे, रोड ट्रैफिक के लेवल पे, वहाँ से जा कर के जब आप अपने काम पे जाते हैं उस लेवल पे, हर लेवल पे आपको कहीं ना कहीं खुद को रिलैक्स करने की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। उसकी स्टार्टिंग घर में, राइट फ्रॉम कि आप फिज़िकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज हो गई, आप चाहे योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उससे हो रही है। प्लस आप अपने वर्किंग आवर्स में रेगुलरली 5-5 मिनट के वो टाइम निकालिए जहाँ पे आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करते हुए 5 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, अपनी टेंस्ड अप मसल्स को, अपने टेंस्ड अप ब्रेन को आपको रिलैक्स करना है। उससे क्या होगा कि ऑलरेडी यदि मान लीजिए कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जहाँ पे आप परेशान हुए हैं, जहाँ पे गुस्सा आया है, आपने किसी पे चीखा है, चिल्लाया है, या कोई आप पे गुस्सा किया है, वहाँ पे जो आपके ब्रेन का एग्रेसिव एरिया बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड है, चार्ज अप है, उसको आप रिलैक्स कर पाएंगे रेगुलरली, हर थोड़ी थोड़ी देर में। तो एटलीस्ट उसका इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा। आप किसी ऐसे इवेंट पे गुस्सा नहीं होंगे जिस पे गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं थी। इनफैक्ट जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके साथ कुछ घटना भी घटित होगी तो आपका एग्रेशन भी आपके कंट्रोल में होगा। और यही कारण है कि अगर आप देखें तो जो लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं
ये आपसे ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, पर ये अपने एग्रेशन, अपने वायलेंट स्किल्स को कंट्रोल में रखना जानते हैं, क्योंकि वो अपने ब्रेन को उस तरीके से रिलैक्स रखते हैं, बॉडी को रिलैक्स रखते हैं। अगर समाज के लेवल पे देखें तो ये छोटे छोटे जो सामाजिक कार्य होते हैं उन सब में ये सब बातें सिखाई जानी चाहिए। समाज अपने लेवल पे बच्चों के लिए ऐसे कैंप्स ऑर्गेनाइज कर सकता है अपने अपने समाज में कि रिलैक्सेशन प्रैक्टिस हो, वहाँ पे फॉलो हो, एक दूसरे के लिए काम किया जाए रादर देन एक दूसरे की टांग खींची जाए। उससे ही बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुधारा जा सकता है, जिसे कहते हैं कि जेंटल कॉमर्स, जेंटलमैन्स कॉमर्स, कि हम कुछ व्यापार कर रहे हैं तो वो हमारे और सबके हित में हो, ना कि सबको नोच करके खुद की जेब भरी जाए और सबको इनसिक्योरिटी दी जाए। गवर्नमेंट के लेवल पे ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसीज़ चल रही हैं जिसमें बच्चे के लिए, फीमेल्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट्स बने हुए हैं डिफरेंट टाइप्स के। हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है ऑलरेडी क्रिमिनल्स को जो सज़ा मिलती है वो अपने आप में जो पनिशमेंट है वो एक ऐसा बिहेवियर शो करता है जिससे दूसरे लोग डरते हैं और क्राइम ना करें, ऐसा और क्राइम करने से डरते हैं बेसिकली। तो गवर्नमेंट के लेवल्स पे भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए और जो बनी हुई हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए कि क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो कम हो जाएं और लोग क्राइम करने से डरें रादर देन उसको इजी टूल बनाएं। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो कि हम कर सकते हैं फॉलो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। तो ये थे शहर के यंग एनर्जेटिक डॉक्टर मनोचिकित्सक डॉक्टर कुणाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारा अगला वीडियो समाज में बढ़ती शराबखोरी की लत और इस आदत से कैसे पीछे छुड़वाएं पर होगी। कीप वॉचिंग। थैंक यू।